हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने करने रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हम लोग जाने अनजाने में कुछ अनजान शक्तियों को जगा देते हैं और उनमें से कुछ शक्तियां इतनी विनाशक होती है कि उसका इंपैक्ट सिर्फ एक इंसान पे नहीं, एक साथ बहुत सारे लोगों पर आता है। हमारी आज की नई जनरेशन जिसे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है और जब बात आती है पैरानॉर्मल चीजों को एक्सप्लोर करने की, तो उनके अंदर एक अलग ही तरह का एडवेंचर जाग जाता है। कुछ ऐसे हमारी आज की इस कहानी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है वंदना ने, और ये इंसिडेंट उनके खुद के साथ हुआ था जब वो अपनी दादी के घर पे गई थी। उन्होंने लोकेशन हमें डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन ये पक्का है कि कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ऊपर आप उन्हें वॉइस नोट फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म के अंदर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी नई नई चीजें आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको लगातार अपडेट मिलता रहे और हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वंदना बिलोंग करते एक ब्राह्मण फैमिली को। इनके जो एंसेस्टर्स थे, इनके दादा परदादा, उनके दादा, ये सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हुआ करते थे और तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान पूजा करवाना इन लोगों का काम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे आती गई तो इनके दादा और उनसे पहले यानी इनके दादा के फादर की जो पीढ़ी थी, जनरेशन थी, उनके बाद से इनका ये पूजा पाठ वाला जो कार्यक्रम था वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया था। बस ये घर में जो पूजा पाठ करते थे उतनी ही करते थे। ऐसा कोई इनके फैमिली के अंदर बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित नहीं था। इनके दादा दादी इनके गांव में रहते थे और ये लोग शहर में रहते थे। इनके फादर बेसिकली दो भाई थे, जो दोनों भाई एक साथ एक ही बिल्डिंग के अंदर आसपास के फ्लैट में रहा करते थे। वंदना का एक भाई है जिसका नाम है आशीष, और उसके चाचा के बच्चे हैं बुलबुल और ऋतिक। इनके अलावा सिर्फ इनके दादा दादी थे जो गांव वाले घर के अंदर रहा करते थे। ये चारों ही बच्चे भाई बहन कजिन्स कम, दोस्त ज्यादा थे। मतलब ऑलमोस्ट इनकी एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और इन चारों को दोस्तों की जरूरत थी नहीं। ये चारों ही एक दूसरे के दोस्त थे। हमेशा साथ में खेलना, खाना पीना, स्कूल जाना, सब कुछ एक साथ ही इनका हुआ करता था। बुलबुल और वंदना के बीच तो सिर्फ 3 महीने का गैप था और ये तो बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। कई बार ये अपनी दादी के घर पे जा चुकी थी, पहले भी वहां पर जाया करती थी छुट्टियों के अंदर। आशीष और ऋतिक, उनको रिलेटिवली वहां कम भेजा जाता था क्योंकि लड़के थे, काम वाम में हाथ तो बटाते नहीं, काम फैला के और आते हैं, और दूसरा इनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा था। बुलबुल और वंदना वहां जाकर अपनी दादी का भी हाथ बटाया करती थी, इसलिए उनको जाने को मना नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग बैठा कि ये चारों भाई बहन एक साथ अपने दादा दादी के घर पहुंचे छुट्टियां मनाने। तो चारों अपने गांव पहुंचते हैं, वहां पे खूब मस्ती करते हैं। 5-6 दिन के गुजर चुके थे। 5 दिन में उन्होंने पूरा गांव खूब घूमा। जिनके पुराने गांव के दोस्त थे ये उनसे मिले। वहां पर नहर थी, बाग थे, उनके अंदर घूमे और दिन भर इनका कब निकल जाता इनको पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे एक शाम की बात है, बुलबुल जो थी वो अपने दादाजी के पास घर के बाहर, तो घर के बाहर उन्होंने खटिया लगाई हुई थी, उस खटिया पे वो बैठी, मतलब दादाजी बैठे हुए थे उनके पास में, वो बैठी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी। तो शाम के टाइम पर आप समझते हैं गांव के अंदर क्या होता है, आसपास के घर वाले सब लोग बाहर खाट लाकर बैठ जाते हैं और सब आपस में बातचीत करते होते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये चारों बच्चे वहीं थे। बुलबुल दादाजी के पास बैठी हुई थी और उनसे बोलती कि दादाजी कोई भूत वूत की कहानी सुनाओ ना। तो उसका दादाजी हंसते बोलते, अरे मैं तेरे को भूत की कहानी सुनाऊंगा तो डर जाएगी। तो इधर से आशीष बोलता है, अरे हाँ दादाजी, इनको बाबा बोलते थे, कि बाबा इसको कोई कहानी वानी मत सुनाना, वरना रात को जब ये वॉशरूम जाएगी ना तो हमको पहरेदार बना के रखेगी। तो उसकी बात सुनकर उसके दादाजी हंसने लग गए। उनकी सारी बातें पड़ोस वाले आसपास वाले लोग भी सुन रहे थे, वो भी हंसने लग गए। तो जब सब बुलबुल की बात पर हंसने लग गए तो उसका ईगो हर्ट हो गया, उसे बुरा लगा। वो गुस्से में खड़ी हुई और बोलती है, तुम सबको क्या लगता है मैं डरपोक हूं? तुम सब अभी के अभी रुको, मैं तुमको साबित करके दिखाती हूं कि मैं डरपोक नहीं हूं और मैं वो काम कर सकती हूं जो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो अपने घर के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी। तो जैसे वो दौड़ने लगी तो सब लोग पहले तो मजाक में लगे, बेटा रुक जा, लेकिन वो एकदम से और तेज दौड़ी, और जब और तेज दौड़ी और सबने सामने देखा तो सब सकपक आ गए बुरी तरह से और बोले कि बुलबुल रुक जा रुक जा। बुलबुल इनके घर के जस्ट अपोजिट करीबन 400-500 मीटर दूर एक बहुत बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ था, उसकी तरफ वो भागते हुए जा रही थी। उसको देखते उसके दादाजी, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग भागने लगे और एक ही बात बोलते, बुलबुल रुक जा, बुलबुल रुक जा। लेकिन बुलबुल उनसे करीबन 100 मीटर तक आगे जा चुकी थी और जब तक ये लोग वहां पहुंचते तब तक बुलबुल उस बरगद के पेड़ की जो शाखाएं लटक रही थी उनके ऊपर झूले की तरह झूल रही थी। और झूलते झूलते जब सब लोग वहां पहुंचे तो बोलती है, देखो
मैं किसी से नहीं डरती। तुम सब लोग इस बरगद के पेड़ के आसपास आने से भी डरते हो, लेकिन मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। ये साबित करता है कि मैं डरपोक नहीं हूं। उसकी ये हरकत देखकर बाकी सब तक पका गए थे, लेकिन उसके दादाजी उसके पास पहुंचते हैं, उसको शाखा से नीचे उतारते हैं और खींच के उसको थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारने के बाद वो पेड़ की तरफ से हाथ जोड़ते हैं, कुछ मिनिमन बड़बड़ाते हैं और उसका हाथ पड़ेगा चलते, तेरे को समझ में नहीं आता, तुमको मना किया इस पेड़ के नीचे आने को। इतना कहकर वो बुलबुल को बाहर लाते, उसको धक्का मतलब ये छिटका के आगे की तरफ भेज देते इनके भाई बहनों के पास। और जो वंदना होती है वो बुलबुल को लेकर वहां से चली जाती है। आशीष और ऋतिक बाकी लोगों के साथ वहीं पर खड़े रहते हैं। उनके जो अड़ोस पड़ोस के 2-3 लोग थे वो उनके दादाजी के पास जाते हैं और पूछते हैं, कुछ गलत तो नहीं होगा ना, कहीं वो जाग तो नहीं गया होगा? अगर वो जाग गए तो बहुत प्रकोप आएगा। तो दूसरा आदमी बोलता है, अरे नहीं नहीं, बुलबुल तो बच्ची है और ये तो वैसे ही उन्हीं की पीढ़ी की है, मेरे हिसाब से उसको माफ कर देंगे। फिर तीसरा आदमी बोलता है, माफ कर दे तो अच्छा है, वरना पता है ना जो सुना है हम लोगों ने कि पिछली बार जब वो जागे थे तो किस तरह से बिरजू और उसके भाई की मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से महंत जी के द्वारा उनको शांत करवाया गया था। हे भगवान, कुछ भी गलत ना हो। तो दादाजी बोलते हैं, नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तो बच्ची है, बच्ची की गलती तो भगवान भी माफ करते हैं। और देखो उन्होंने भी माफ कर ही दिया है। अगर वो माफ नहीं करते तो तुम और मैं यहाँ पर इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाते। और ये तो वैसे भी उन्हीं की पीढ़ी है, इनको माफ नहीं करेंगे वो। इतना कहकर वो घूमे तो ऋतिक वहीं पे खड़ा था, दादा से बोलता है कि पीढ़ी, दादाजी पीढ़ी क्या है, आप क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, अरे कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना जी, बरगद का पेड़ बहुत पुराना है और यहाँ पर क्या होता है, कुछ जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो चलता ही ये बात को कि यहाँ पे कुछ भी बुरी शक्तियां रह सकती है, इसलिए शाम के टाइम पर कभी भी बरगद के पेड़ के आसपास नहीं आना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं, चलो चलो तुम लोग घर चलो, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वो उन तीनों आदमियों के साथ गांव की तरफ निकल गए। अब ये बात सुनकर ऋतिक और आशीष के दिमाग में खुराफात शुरू हो जाती है। उन्होंने शब्द पकड़ लिया था, बिरजू और उसके भाई की मौत। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर बिरजू और उसके भाई की मौत क्यों थी, उनकी कहानी क्या है। वो फटाफट से घर पहुंचते हैं, वंदना और बुलबुल को भी ये बात बताते हैं। बुलबुल को गुस्सा तो आ ही रहा था, बट ठीक है, अब दादाजी ने मार दिया तो मार दिया। अब उसको शांत करवाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमको ऐसी सी बात पता चली है। तो बोलते हैं चलो पता करते हैं कि आखिर ये बिरजू की कहानी क्या है। उसके बाद वो अपने आसपास के बच्चों से पूछते हैं कि अरे ये बिरजू की कहानी क्या है, इस पेड़ की कहानी क्या है। तो कोई भी बोलते बिल्कुल चुप रहता। तो उस रात तो उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन उन्होंने एक मिशन ठान लिया था कि हम कहीं से भी बिरजू की कहानी निकलवाएंगे। अगले दिन सुबह उठते ही अपने गांव के बाकी दोस्तों के पास पहुंचे और हर एक से वो एक ही बात पूछ रहे थे कि यार इस पेड़ की कहानी क्या है, बिरजू कौन था और उसकी मौत उस पेड़ पर कैसे हुई। जो भी कोई उनकी इस बात को सुनता वो बिल्कुल घबरा जाता और बोलता कि नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं पता, हमको हमारे घर ने मना किया है इस बारे में कोई बात करने, हम तुमको कुछ नहीं बता सकते। पूरे दिन वो ऐसे किसी इंसान को ढूंढते रहे जिसको इस कहानी के बारे में पता हो। और फाइनली दिन में जाकर उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम शंकर था। शंकर पड़ोस के गांव में रहता था और यहाँ पर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आया हुआ था। जब उन्होंने शंकर से पूछा कि यार तुमको इस पेड़ की कहानी पता है क्या, कि तुम दूसरे गांव के हो, इस गांव का तो कोई भी आदमी हमको इस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। तो उसने बोला, हाँ मुझे पता नहीं सच्चाई है नहीं है, लेकिन हमारे गांव में इस पेड़ की कहानी बहुत प्रचलित है और मैं तुमको बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, यार बता, प्लीज बता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और ये बिरजू कौन है और उसकी मौत कैसे हुई थी। तो उसने बताया कि ये जो पेड़ है यहाँ पर, ये बरगद का पेड़, कोई 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है और इस पेड़ के अंदर एक ब्रह्म राक्षस का वास है। तो उसकी बात सुनकर ऋतिक मतलब ब्रह्म राक्षस, ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? तो उसने बताया कि ब्रह्म राक्षस जो होता है ना, वो बहुत ही ज्ञानी पंडित होते हैं और जब वो अपनी जो विद्या होती है, जो सिद्धियां होती है, उनका गलत काम करने लगते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा उनके पास ताकत होती है और वो आसानी से किसी के भी वश में नहीं आते हैं। उन्हें सच्चे रूप में अगर कोई वश में कर सकता है तो वो हनुमान जी ही हैं और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो उनको अपने वश में कर पाए। तो बोलते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? शंकर ने बोला, हाँ यार बिल्कुल होता है, तुम लोग तो शहर के लोग हो, तुम लोग ये सब नहीं मानते हो, लेकिन जो है वो है और उस पेड़ के अंदर भी ब्रह्म राक्षस का वास है। तो चारों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और फिर शंकर से बोलते हैं, अच्छा ठीक है चल तू आगे बता कि आगे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि बात करीबन 30-40 साल पुरानी है। गांव के अंदर एक बिरजू नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र करीबन 21 साल थी और उसी के साथ उसका एक भाई भी था, इसका नाम था रमेश। रमेश उससे उम्र में बड़ा था और दोनों ही भाइयों में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो बिरजू था ना, इसको खाने पीने का बहुत शौक था और पीने के मामले में तो एक नंबर का नशेड़ी था, मतलब उसे सुबह शाम कभी भी पिला लो। तो एक दिन की बात है, उस दिन
बिरजू का जन्मदिन था और जन्मदिन के नाम पर वो अपने दोस्तों को लेकर आता है और बोलता है कि आज हम लोग ना कुछ खाने पीने का बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। तो वो लोग अपने गांव के बाहर एक मीट शॉप थी, उस शॉप पर जाते हैं, वहां से मटन खरीदता है वो और फिर शराब लेकर आता है और एक थैले के अंदर सारा सामान रखकर, इनका प्रोग्राम था कहीं खुले में बैठकर ही आराम से मटन पकाएंगे, वहीं पर शराब वगैरह पिएंगे और खा पीकर फिर सब लोग वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने एक प्लान किया था और उसी प्लान के मुताबिक उन्होंने सारा सामान खरीदा और ये गांव के अंदर एक जगह तलाश रहे थे जहां पर शांति से बैठकर ये सब अपना प्रोग्राम कर सके और कोई इनको डिस्टर्ब भी ना करे। उस टाइम पर गांव में इतने ज्यादा मकान भी नहीं थे, तो ये थोड़ा सा बाहर निकले, बाहर निकलकर ये जगह ढूंढ रहे थे तो तभी इन्हें बरगद का पेड़ दिखा और उस बरगद के पेड़ के पास ये लोग पहुंचे। तो बिरजू ने बोला कि यार ये बिल्कुल सही जगह है, देखो कितना बड़ा बरगद का ये पेड़ है और उसकी देखो छाया भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी छाया हो रखी है। थोड़ा गर्मियों का समय था उस टाइम पर, तो हम लोग इसी की छांव के नीचे बैठेंगे और यहीं पर बैठकर अपनी पार्टी करेंगे। तो जैसे बिरजू ने बोला, उनका एक दोस्त बोलता है नहीं यार, बरगद के पेड़ के नीचे ना खाना पीना नहीं चाहिए, वहां पर डर रहता है। तो बिरजू बोलता है तू पागल हो गया है, कोई डर वर नहीं होता, चल चलते हैं, वहां पे आराम से बैठकर हम लोग खाएंगे पिएंगे। उस दोस्त के ऊपर हंसते हुए सभी दोस्त आगे बढ़ते हैं और वो भी उनके साथ साथ चलने लगता है और ये बरगद के पेड़ के पास पहुंचने वाले थे तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका इनकी तरफ आता है। तो हवा का झोंका इतनी तेज था कि इन सबको 3-4 कदम पीछे कर देता है। वो लोग उस झोंके संभलते चारों तरफ देखते हैं तो कहीं कोई एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और उनको ही देखा कि एकदम से हवा का झोंका कैसे आया। ऐसा लग रहा था कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो उनको आगाह कर रही है कि यहां से आगे मत बढ़ो वरना तुम्हारा नुकसान हो सकता है। वो झोंका जैसे सबको आया, फील भी सबको हुआ, तो जो लड़का था जो मना कर रहा था वो बोला कि भाई मैं बोल रहा हूँ जगह सही नहीं है। ये जो झटका महसूस किया सारे दोस्तों ने किया तो उन्होंने बोला कि हाँ यार बिरजू ये सही कह रहा है, कहीं और चल लेते हैं। तो बोलता है हट, तुम सबके सब डरपोक हो, ऐसे ही हवा चल गई तुम लोग डर गए, लाओ मैं तुमको बताता हूँ कि कुछ नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है, मुझे सामान दो, मैं वहां पे जा रहा हूँ। वो अपने दोस्त से थैला लेता है, उसमें मटन शराब और बाकी सारा सामान होता है और वो लोग कुछ सोच पाते उससे पहले वो थैला लेकर भागता हुआ जाता है उस पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे पहुंचकर थैला उठाकर बोलता है देखो मैं यहां पर आ गया हूं, तुम सब डरपोक, यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है। और इतना बोलकर वो थैला लेकर उस पेड़ के चारों तरफ घूमना शुरू करता है। तो पेड़ की तरफ वो घूम रहा था ऐसे आग सामने से तने के पास में से और घूमते हुए अपने दोस्तों को बोला देखा कुछ नहीं है, तुम लोग डर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। इतना बोल के वो पेड़ के पीछे जाता है और बोलता है देखा तुम लोग यूं ही डर रहे थे, ये सिर्फ हवा का एक झोंका। इतना बोलते ही एकदम से उसकी आवाज वहां से गायब हो जाती है और वहां पर सन्नाटा पसर जाता है। सारे दोस्त पूरी तरह घबराए, उसकी आवाज आना बंद हुई और पेड़ के तने से घूमकर उसको वापस निकलना था। लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आता, उसके दोस्त बोले बिरजू बिरजू भाई कहाँ है तू, यार मजाक मत कर। लेकिन वहां से बिरजू की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बहुत देर तक बिरजू को आवाज लगाने के बाद उसका इंतजार में जब वापस नहीं आया तो सब लोगों की हालत खराब हो गई। सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे 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 वो उस बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगे। उनके हाथ पैर शरीर पूरा कांप रहा था क्योंकि बिरजू को कुछ हो तो नहीं गया है। और वो धीरे 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 बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे और उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊपर शाखाओं के बीच में बिरजू लटका हुआ था। उसके गले के चारों तरफ उस बरगद के पेड़ की जटाएं थी, जैसे किसी ने उन जटाओं से ही उसको गला घोटकर वहां पर लटका दिया हो। सबके सब वहां पर स्तब्ध खड़े थे और वो कुछ सोच पाते से पहले एकदम से और तेज हवा का झोंका चला, वैसा का वैसे ही, और वो झोंका चलते सबके सब वहां से डरकर भाग गए और चिल्लाते हुए सीधा अपने गांव की तरफ भागे। गांव में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बिरजू के भाई को ये सारी बात बताई और थोड़ी देर के अंदर पूरे गांव के अंदर एक खबर फैल गई कि बिरजू की उस बरगद के पेड़ के अंदर लटकी, मतलब मौत हो गई है, उसकी लाश वहां लटकी हुई है। और गांव इकट्ठा हो गया पूरा और सबके सब लोग एक साथ वहां पर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और जिसने ये मंजर देखा वो भौचक्का रह गया। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो लड़के बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात हुई, बट किसी को चीज पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर गांव के सरपंच तो लगे भाई चढ़ो चढ़ो, लड़के की लाश तो नीचे उतारो। वो उसके भाई की हालत खराब हो गई थी, वो फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन जो भी कोई उसकी लाश को उतारने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ता, थोड़ी दूर चढ़ते ही वापस वो नीचे गिरता और हर एक इंसान को ये चीज फील होती है कि कोई एक झोंका आता जो उनको धक्का देकर वापस से नीचे गिराता, जैसे कि वहां कोई शक्ति है जो नहीं चाह रही है कि उस लाश को उस पेड़ से नीचे उतारा जाए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, कि वो लाश को उतार क्यों नहीं पा रहे हैं। जो भी कोई आदमी चढ़ रहा है वो गिर रहा है। वहीं पर उस गांव के पुजारी भी खड़े हुए थे और वो सब चीजें देख रहे थे। ये सब चीजें देखने के बाद उन लड़कों के पास जाते और बोलते कि पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से बिरजू वो सारा सामान लेकर उस पेड़ के नीचे भागा था और एकदम से वो वहां से गायब हो गया। हमें उसकी आवाज नहीं, बहुत देर बाद हमने देखा तो मैं ऊपर लटका मिला। तो उन्होंने बोला सामान लेकर गया था, लेकिन यहाँ तो कोई सामान है नहीं।
सबने अच्छी तरह पेड़ पे देख लिया, चारों तरफ किसी तरह कोई सामान नहीं था। फिर पुजारी जी ने बोला 4-5 लड़कों को, जाओ पेड़ की उस तरफ आगे तक चारों तरफ देख कर आओ। तो चारों तरफ देख के जब वो आए तो उस बरगद के पेड़ की छाया जहां तक जा रही थी उससे भी करीबन 30-40 कदम दूर उनको वो थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर वो सारा सामान था, मटन, शराब और उसको पकाने का सामान। इसे देखते हुए पंडित समझ गए, उन्होंने गांव वालों से कहा सभी लोग इस पेड़ से दूर हो जाएं, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, इस पेड़ में ब्राह्मण देवता का वास है। उनकी बात सुनकर सारे गांव वाले पंडित जी देखते पूछते हैं ब्राह्मण देवता? बोलते हाँ, जिस प्रकार से ये मदिरा और मांस दूर फेंके गए हैं और जिस प्रकार से इस लड़के की मृत्यु हुई है, अगर यहां पर कोई बुरी शक्ति होती तो वो इस मदिरा और मांस का भोग कर चुकी होती। लेकिन इतनी दूर आप देख सकते हो, पेड़ की जहां छाया पड़ रही है उससे भी 40-50 कदम दूर जाकर वो थैला गिरा है। ये इंगित कर रहा है, इंगित करने मतलब इशारा करना, ये इशारा कर रहा है कि इस पेड़ के अंदर ब्राह्मण देवता का वास हो सकता है। ब्राह्मण देवता यानी एक ब्रह्म राक्षस। उन्होंने फटाफट से अपने लड़के को बुलाया जो वहीं खड़ा था और बोला, उसके कान में बोला कि जा ये सामान लेकर आ जा। वो लड़का भाग के अपने घर गया। थोड़ी देर में उन्होंने जो सामान मंगाया था वो सामान वो लेकर आया और उसके बाद उन्होंने सबको दूर करके उस पेड़ के सामने बैठकर कुछ पूजा अर्चना शुरू की। पूजा करने के बाद वो दोनों हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमें पता है कि आप इस बालक पर क्रोधित हैं। इस बालक से जो गलती हुई है उसकी सजा तो आपने इसको दे ही दी है, लेकिन अब आप हमें इसकी पार्थिव देह को नीचे उतारने दें ताकि हम इसका अंतिम संस्कार कर सकें। यदि इसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं और हम सब गांव वाले आपसे क्षमा मांगते हैं, दोबारा कभी यहां पर कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। आप कृपा करके हमें इस बालक की देह को नीचे उतारने दें। ये कहने के बाद उन्होंने ऐसे आंख बंद की और उनकी आंख बंद करते ही बिरजू की लाश सीधी पेड़ से नीचे आकर गिरी, जैसे किसी ने उसको पकड़ रखा था और छोड़ दिया। सबके आंखों के सामने जब लाश आकर गिरी, सब एकदम से स्तब्ध रह गए कि ये कैसे हो सकता है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी कुछ था सब कुछ उनके सामने था। पंडित जी ने इशारा किया, 4 लोग गए, उसकी लाश को उठाकर लेकर आए और सबके सब लोग वहां से फटाफट निकल गए। वहां तुरंत गांव के अंदर वहां पहुंचे, फिर उस लड़के का अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। बिरजू की मौत से उसके भाई को बहुत धक्का लगा क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था और उसे ये अच्छे से पता था कि उसके भाई की मौत का कारण वो बरगद का पेड़ ही है। वो किसी और से तो बदला नहीं ले सकता था, वो उस बरगद के पेड़ से ही बदला लेना चाहता था। भूत प्रेतों में से कोई विश्वास नहीं था, तो वो जो बातें चल रही थी वो उसके लिए सिर्फ एक दकियानुसी थी। उसे इन सब चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ऑल्दो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन में तो द्वेष पल रहा था। उसे तो अपने भाई की मौत का बदला लेना था। किसी को बिना कुछ बताए रात को करीबन 1 बजे के आसपास वो कुल्हाड़ी लेकर निकलता है और वो ये ठान कर घर से निकलता है कि वो उस पूरे पेड़ को काट देगा। शायद यही उसके मन में था। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये सब किसको कैसे पता, जब वो अकेला गया था। 3-4 दिन के बाद अचानक से गांव के अंदर हो हल्ला हुआ कि उस बरगद के पेड़ पर रमेश की लाश भी लटकी हुई है। एक ही पेड़ पर दूसरे भाई की लाश। और वहां जब सब लोग पहुंचे, सबने देखा कि नीचे एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है और उस कुल्हाड़ी का निशान उस बरगद के पेड़ की एक जो तना होता है उसके वजह किसी ने खींच के उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन एक ही बार किया होगा शायद। उसके बाद कुल्हाड़ी अपनी जगह पर नीचे पड़ी हुई थी और उसके जस्ट ऊपर रमेश लटका हुआ था। 3-4 दिन से वो लाश वहीं पर लटकी हुई थी, लेकिन जैसे सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, उनकी आंखों के सामने वो लाश उस पेड़ से वापस नीचे आकर गिरी। सभी लोग समझ गए थे कि पहले छोटे भाई ने और फिर बड़े भाई ने ब्रह्म राक्षस को क्रोधित कर दिया है और अब इसका जो प्रकोप है वो पूरे के पूरे गांव पर आएगा। उस दिन के बाद से गांव के किसी भी आदमी में हिम्मत नहीं थी उस बरगद के पेड़ के आसपास भी फटकने की। लेकिन पुजारी जी को बहुत अच्छे से पता था कि अगर एक बार ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो गया है तो वो अपनी जगह पर शांत नहीं बैठेगा और इस चीज का जो प्रकोप है, इस चीज का पश्चाताप पूरे गांव को करना पड़ेगा। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोला कि तुम लोग ये मत सोचो कि वो सिर्फ उस बरगद के पेड़ तक ही रहेंगे। अगर वो क्रोधित हो गए हैं तो हम सबको इसका पाप भोगना होगा। हमें कैसे भी करके ब्रह्म राक्षस को शांत करना होगा और इसके दुष्परिणाम हम सबको भोगने पड़ेंगे। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर इनके गांव से करीबन 3-4 गांव दूर इन्होंने, इनके जानकार महंत जी थे जो जिनको कई सिद्धियां प्राप्त थी, इन्होंने उनको अपने गांव में बुलाया। उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ी यज्ञ और पूजा की
ज्यादा तो लोगों को नहीं पता है कि उस यज्ञ के अंदर सिर्फ वो महंत, उनके शिष्य और यहाँ मंदिर के पुजारी जी थे। लेकिन पुजारी जी ने जैसा बाद में लोगों को बताया कि उस दिन पूरी रात उस बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी का अनुष्ठान करवाया गया और पूरा यज्ञ पूजा संपन्न होने के बाद महंत जी ने कहा कि अब ब्राह्मण देवता शांत हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पेड़ के नीचे कभी भी मदिरा मांस ना लेकर आए और इस पेड़ से दूर ही रहे तो अच्छा है। तब से लेकर आज तक गांव के लोग किसी को भी उस बरगद के पेड़ के आसपास जाने नहीं देते हैं। मुझे इस पेड़ के बारे में इतना ही पता है जो हमारे गांव में सब लोग बताते हैं, यही मैंने तुमको बताया है। और हाँ, एक बात ये भी कहते हैं सब कि जो ब्रह्म राक्षस है ना, ये यहाँ गांव में रामकरण जी बाबूजी रहते हैं, उनके भी दादाजी के दादाजी थे, ऐसा सब लोग गांव वाले कहते हैं। तो मुझे तो भाई इतना ही पता है। उसकी बात सुनकर ये सब लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसने ये बात बताई, इनको कोई नहीं बता रहा था, और वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे उस लड़के थोड़ा दूर आते हैं, आशीष बोलता है, यार ये रामकरण बाबूजी तो अपने ही दादाजी हैं, मतलब उस पेड़ के अंदर जो ब्रह्म राक्षस रहते हैं वो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो इधर से बुलबुल बोलती है, अरे यार ये कैसे हो सकता है? तो आशीष बोलता है, हाँ यार तो कौन सी दुनिया है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब तो बनाई हुई कहानी है। तुझे पता है ब्रह्म का मतलब क्या होता है? भ्रम का मतलब होता है इल्यूजन। इसके तो नाम में ही भ्रम है, ब्रह्म राक्षस, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो इधर बुलबुल बोलती है कि हाँ, इसी ब्रह्म राक्षस की वजह से और इसी पेड़ की वजह से मुझे गाल पे थप्पड़ पड़ा है। मैं सबको साबित करके बताऊंगी कि ये कहानी झूठी है, यहाँ पर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है। इस कहानी से इन चारों को एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट मिल जाता है और ये चारों डिसाइड करते हैं कि ये एक्सप्लोर करेंगे कि वाकई में इस कहानी में कितनी सच्चाई है। रात में खाना खा पीकर ये सब लोग छत पर लेटे हुए थे, ये लोग छत पर ही सोया करते थे, तो चारों आपस में बात कर रहे थे। जैसे उन्होंने दिन में कहानी सुनने का प्लान किया था, ये लोग यही कह रहे थे कि आज हम लोगों को वहाँ पर चलना है। ये बस इंतज़ार कर रहे थे अपने सारे घर वालों के सोने का। अभी करीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे थे और थोड़ी देर के बाद यानी 1 डेढ़ घंटे के बाद सभी घर वाले सो जाते हैं, लेकिन इन्होंने टाइम डिसाइड किया 12 बजे के बाद का। रात को करीबन 12:30 1 बजे के आसपास ये चारों उस पेड़ के पास जाएंगे, तब जब गांव में कोई नहीं होगा। दाद इनकी हिम्मत को, मुझे तो इतनी हिम्मत नहीं कि रात को 1 बजे उठकर मैं उस पेड़ के पास चला जाऊँ, उसके बारे में मुझे पता है। खैर ये चारों निकले, तबे पाँव घर से बाहर उतरे। वंदना इन लोगों को मना कर रही थी रात के टाइम पर, जब डिस्कशन चल रहा था कि यार छोड़ो ना, क्या करेंगे वहाँ पर जाकर, अगर वहाँ पे वाकई में कुछ हुआ तो ऋतिक वहाँ पर बोलता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसी कोई चीज़ जिसने पूरे गांव को डरा के रख रखा है उसका खुलासा करना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना इस गांव में हमेशा लोग इसी अंधविश्वास के अंदर जीते रहेंगे कि उस पेड़ के अंदर एक ब्रह्म राक्षस है। तू भी अच्छे से पढ़ी लिखी है और समझती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, और आज हम उस चीज़ को साबित करके रहेंगे। बुलबुल भी यही बात कह रही थी कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैं तुम्हारे सामने तो गई थी शाम को, बताओ क्या हुआ, सब लोग कैसे घबरा गए थे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक हो, और मैं तुमसे कह रही हूँ आज भी हम जाएंगे और हमें किसी को कुछ नहीं होगा। ना चाहते भी वंदना को उन लोगों के साथ जाना पड़ा। वो सब रात के करीब 1 बजे के आसपास उस पेड़ के पास पहुंचे। बिल्कुल विशाल का पेड़ जिसके अंदर बिल्कुल घना अंधेरा था। उसको देखकर ऐसा लगा कि उस पेड़ के आसपास भी चला जाए तो अंधेरा ही उसे अंदर खींच लेगा। वो लोग आगे पहुंचे और वंदना वहां जाकर रुक गई और वो कहने लगी, यार छोड़ो ना, देखो कितना अंधेरा है, एक काम करते हैं वापस चलते हैं। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले बुलबुल सीधा आगे बढ़ती है और उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ को उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है। वो कहती है, ओ ब्रह्म राक्षस कहाँ है तू, बाहर निकल, इस पेड़ के अंदर छुप कर बैठा है, तेरी वजह से आज शाम को मुझे सबके सामने मार पड़ी और तूने पूरे गांव को डरा रखा है। आ मेरे सामने, अगर यहाँ पर कोई है तो उसकी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाए। उसकी बातें सुनकर इधर आशीष और ऋतिक हंसने लग गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को डर लग रहा था तो वो थी वंदना। उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। वंदना सबसे कहती है कि चलो हो गया, बहुत हो गया, अब चलो वापस से घर चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन ऋतिक आशीष बोलते हैं, नहीं नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, आज की रात तो हम यहीं गुजार के जाएंगे, हम भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन आता है। वो इतना बोलते हैं कि तभी अचानक से उस पेड़ के ऊपर जो पक्षी सोए हुए थे वो एकदम से एक साथ उड़ते हैं। एक साथ 400-500 पक्षी उस पेड़ के अंदर जब उड़ते हैं तो उनके फड़फड़ाने की आवाज चारों तरफ गूंज पड़ती है और उस आवाज से चारों के चारों सिहर जाते हैं। तो वो वापस अपने सेंसेस में आते हैं तो आशीष बोलता है, शायद हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही तेज बोल दिया इसलिए सारे पक्षी ऐसे उड़ गए। लेकिन अगर किसी को यहाँ पर कुछ फीलिंग आ रही थी होती वंदना, वो बोलती कि नहीं, हमारी आवाज से ये सब नहीं हुआ है। वंदना को ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी कि एक साथ इतने सारे पक्षी हमारी आवाज से नहीं उड़ सकते। उसको गुस्सा तो बोलती कि तुम लोगों में कब से बोले, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को घर पे वापस चलना है।
इस बार उनमें से कोई भी वंदना की बात को रेजिस्ट नहीं कर पाया, और जैसे ही उसने ये बोला और निकलकर घूमकर वो जैसे अपने घर के लिए निकलने लगे, सबको अपने कानों के अंदर अपने अपने नाम की आवाज आई। वंदना, ऋतिक, आशीष, बुलबुल। सबको सिर्फ अपना नाम सुनाया, किसी को भी किसी और का नाम सुना ही नहीं। और जैसे उनके कान में आवाज आई, सब एक दूसरे को देखने लगे और पता नहीं उनको क्या हुआ, सबके सब भागने लगे। अब सबसे आगे वंदना भाग रही है, उसके पीछे ऋतिक है, फिर आशीष है, लेकिन बुलबुल जो थी वो पेड़ के पास थी। और जैसे वो भागने लगी तो जो पेड़ की जड़ें निकली हुई थी, जो पुराने पेड़ होते हैं उनकी जड़ें निकली होती है, उस जड़ में फंसकर वो नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज किसी ने नहीं सुनी और सब बस भागे जा रहे थे। घर पहुंचकर वो तीनों देखते हैं तो बुलबुल वहां पर नहीं थी, बुलबुल पीछे ही छूट गई थी। और वो तीनों दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि बुलबुल कहां पर रह गई है। इधर वंदना रोने लग जाती है, तुम लोग बुलबुल को छोड़कर आ गए हो, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। बोलते तो शांत रहे, कुछ भी नहीं होगा, हम वापस जाते हैं, बुलबुल को लेकर आते हैं। और जैसे वापस जाने के लिए घूमते हैं तो सामने से बुलबुल बिल्कुल गुस्से के अंदर आती है, बोलती है कि तुम लोग मुझे वहीं पे छोड़कर आ गए, तुम लोग को पता नहीं चला कि मैं गिर गई थी। तो बोलते कि यार हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला, हमें कोई आवाज़ भी नहीं कि तू गिरी है। बोले तुम लोग मुझे ऐसे कैसे छोड़कर आ गए हो। तो बोलते अच्छा सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें तेरे गिरने की आवाज़ नहीं आई थी, तो ठीक तो है ना। तो बोलती हाँ हाँ, ऐसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम सब लोग एकदम डर के वहाँ से भागे क्यों। तो बोलते चल छोड़ यार, पता नहीं वहाँ कुछ है या नहीं है, हम लोग चल के सोते हैं। तो बोलते ठीक है, जो भी बात है सुबह करेंगे। तो तीनों चारों के चारों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वंदना नोटिस करती है कि बुलबुल सोने जाने से पहले वहाँ पर पानी की टंकी रखती है, उसके पास बैठती है। उसे पुराने लोग ऐसे पूरे हाथ धोते हैं ना, यहाँ से लेकर, तो लोटे में हाथ लेकर पूरा ये हाथ धोया, फिर ये हाथ, फिर दोनों पैर धोए, और फिर ऐसे हाथ जोड़कर वो खड़ी हुई। वंदना को उसका बिहेवियर अजीब सा लगा। उसे लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, पर उसे फिर लगा कि शायद गिरी थी, उसकी वजह से इसको मिट्टी लग गई, और मिट्टी लगने की वजह से शायद अपने हाथ पैर धो रही थी। खैर वो लोग ऊपर गए और चुपचाप जाके सो गए। अगले 4-5 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ, या फिर कुछ हो तो रहा था लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था कि जो भी कुछ हो रहा था वो सबके सोने के बाद होता था। 4-5 दिन के बाद एक रात की बात है, ये सब चारों के चारों वापस छत पर सो रहे थे। घर वालों में किसी को कोई भनक नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तभी वंदना की आंख खुलती है पानी गिरने की आवाज़ से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहा रहा हो। रात का टाइम था, उसे लगा कि शायद उसकी दादी जाग गई होगी, सुबह सुबह वो जल्दी नहाती है। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उस टाइम पे करीबन 3:15 बज रहे थे। उसको लगा कि 3:15 बजे दादी उठकर नहा रही है, कहीं ठंड की वजह से उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी। मतलब था तो गर्मी का टाइम, बट फिर भी 3:15 बजे नहाना वॉज नॉट नॉर्मल। तो वो उठकर जाके देखती है तो इनके घर में एज सच कोई बाथरूम नहीं था। घर के फ्रंट वाले साइड पर जेंट्स नहाते थे और पीछे वाले साइड पर एक वो कवर्ड पार्ट था जो ऊपर से खुला रहता है, सिर्फ दीवार टाइप की लकड़ी के वो बने हुए होते हैं, उसमें लेडीज़ नहाती थी। वहाँ जाकर उसने देखा तो देखकर बिल्कुल सन्न रह गई कि वहाँ पर बुलबुल नहा रही है। उसने पीछे देखा तो बुलबुल वाकई अपनी जगह पर नहीं थी। वो चुपचाप छुपकर उसको देखने लगी। थोड़ी देर बाद बुलबुल नहाती है और नहाने के बाद वो अपने घर से निकलती है और सीधा उस बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। वंदना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इनकी छत से वो बरगद का पेड़ बहुत साफ दिखाई, मतलब पूरा दिखाई देता था, और वो बिल्कुल ऐसे छत के कोने पे जाकर देखती है तो बुलबुल बिल्कुल सीधी जा रही है उस पेड़ की तरफ। वंदना भी दबे पांव नीचे उतरती है और पीछे पीछे उसके जाती है, इस तरह से कि उसको पता ना चले। वहाँ जाकर वो देखती है कि बुलबुल उस पेड़ के सामने बैठ गई है, और जैसे कोई योगी बैठता है वो बैठकर और वहाँ पर संस्कृत के अंदर कुछ मंत्र पढ़ रही है। ये देखकर वो बिल्कुल सन्न रह जाती है और चुपचाप वापस आकर अपनी जगह पर सो जाती है। सुबह जब वो उठती तो देखती है कि बुलबुल अपनी जगह पर सोई हुई थी, लेकिन उसने अब बुलबुल के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो उठती है, देखती है बुलबुल, उठने के बाद सीधा जो उनका मंदिर वाला कक्ष था वहाँ पर जाती है, फिर से एक बार स्नान करती है और मंदिर में जाकर वो पूजा पाठ शुरू करती है। उस टाइम तक उसके दादा दादी खेत पर जा चुके थे और घर में सिर्फ वंदना और बुलबुल ही थे। आशीष और ऋतिक बाहर गए हुए थे। तो उसने देखा कि वहाँ पर बुलबुल बैठी हुई है और किसी एक ज्ञानी पंडित की तरह बैठकर बिल्कुल उसने पूजा का सामान जमाया हुआ है और संस्कृत के श्लोकों से वो पूजा कर रही है। और जो श्लोकों का उच्चारण है वो इतना उसको मंत्रमुग्ध कर रहा था कि थोड़ी देर तो बिल्कुल बिल्कुल जैसे किसी दुनिया के अंदर वो खो गई है। जैसे उसे लगा कि पूजा खत्म हो गई, वो जाने लगी, तो एक्चुअली उसको बुलबुल ने पहले ही देख लिया था। वो छुप गई थी, तो छुपते जैसे वो छुपी तो बुलबुल उसको एक मर्दानी आवाज़ में बोलती है, छुपो मत, इधर आओ।
ये लो प्रसाद लो। वंदना घबरा जाती है और चुपचाप वो प्रसाद ले लेती है। इतनी देर में ही उनके जो घर के दादा दादी जो थे वो सुबह खेत पर गए थे, वो वापस भी आ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद बुलबुल पूजा घर से उठती है और सीधा रसोई के अंदर जाती है और रसोई के अंदर से वो लहसुन प्याज उठाकर घर के बाहर फेंक देती है और फिर से वही मर्दानी आवाज में बोलती है, इतने भ्रष्ट हो चुके हो तुम लोग, परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते, तुम्हारे पूर्वज ने जो नियम बनाए क्या तुम इन नियमों का पालन तक नहीं कर सकते हो, इतने भ्रष्ट हो गए कि घर के अंदर लहसुन प्याज खाना शुरू कर दिया है, कल के बाद तो तुम लोग मांस मदिरा भी इस घर के अंदर लाना शुरू कर दोगे। उनकी ये बुलबुल की आवाज और ये टोन सुनकर सब एकदम स्तब्ध रह गए, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। और इतना कहने के बाद बुलबुल वहीं आंगन के अंदर गुस्से के अंदर बैठ गई। उसकी दादी वहां भागती आ रहा कि पूछती कि बुलबुल बेटा क्या हुआ, लेकिन बुलबुल किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो सिर्फ एक ही तरफ एक टक देखे जा रही थी। उसकी दादी को भी गुस्सा आता और बुलबुल को चिल्लाती, ये क्या बदतमीजी हो रही है, क्या कर रही है, क्या बोल रही तू। लेकिन बुलबुल एक टक सिर्फ अपनी दादी को गुस्से से देखते रहती है, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसकी दादी की तेज आवाज़ सुनकर सभी लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं और उसके दादाजी वहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं, ना सिर्फ घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले लोगों के घर में आते हैं कि इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है, और जाकर सब देखते हैं कि बीच में बुलबुल बैठी हुई है, पूरा परिवार सामने खड़ा हुआ है। उसके दादाजी भी उसको 2-3 बार आवाज़ देते हैं, लेकिन जैसे उसको आवाज़ देते उनकी तरफ देखते और उतने ही गुस्से से बिल्कुल ऐसे आंखें बाहर निकाल कर जैसे वो उनको डांटना चाह रही हो, घूरती रहती है, लेकिन मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालती है। 2-3 बार उसको बुलाने के बाद उसके दादाजी कुछ समझ जाते हैं और वो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग सब घर जाइए, हम लोग देख लेंगे, हो सकता है इसकी तबीयत ठीक ना हो। वो ज़बरदस्ती सब लोग को वहाँ से भेजते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये घर वाले प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद वो बुलबुल के पास जाते हैं, उसके आगे से हाथ जोड़कर बैठते हैं और बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव कृपा करें, ब्राह्मण देव कृपा करें, इस बच्ची से या उस गाँव से या मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा करें, लेकिन आप इस बच्ची को इस तरह से परेशान ना करें। ये सुन के उसके जो बुलबुल थी उसकी आंखें और लाल हो गई और अपने शरीर को अजीब सा मरोड़ने लगी, और जैसे वो शरीर को मरोड़ रही थी बुलबुल को और तकलीफ हो रही थी। उसको तकलीफ में देखकर उसके दादाजी फिर से बोलते हैं कि ऐसा ना करें ब्राह्मण देव, ये छोटी सी बच्ची है, इससे कोई भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें, इस बच्ची को क्षमा करें। वो जैसे जैसे उनसे माफ़ी मांगते रहते, बुलबुल के शरीर में और ज़्यादा हरकतें बढ़ती जा रही थी, उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। करीबन आधे घंटे तक उसके दादाजी हाथ जोड़कर सिर्फ माफ़ी मांगते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना ज़्यादा वो माफ़ी मांग रहे थे उतनी ज़्यादा बुलबुल की तबीयत खराब हो रही थी और अंत में एकदम से बुलबुल बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सबको इशारा करते हैं बुलबुल को अंदर ले जाने का और खुद गाँव के अंदर जाते हैं, और गाँव में जो मंदिर था उस मंदिर में जो भी पुजारी महंत थे उनसे वो बातचीत करके आते हैं। वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि बुलबुल होश में जैसे ही आई, मतलब वेट करते हैं, जैसे बुलबुल होश में आती है उसको लेकर गांव के मंदिर पर पहुंचते हैं। मंदिर पर पहले से सारी तैयारियां हो गई थी, मंदिर में एक अनुष्ठान की तैयारी की गई थी, वहाँ जितने भी पंडित थे वो बैठकर वहाँ पर वो अनुष्ठान करने रहे थे, जिससे कि वो जो ब्रह्म राक्षस है वो बुलबुल के शरीर को छोड़ दे। जैसे ही बुलबुल मंदिर पर पहुंची उसे इतनी खुशी हुई, वो चहकती हुई सबका हाथ छुड़ाकर सीधा मंदिर के अंदर जाती है। आज तक के एंटिटीज में आपने देखा है कि एक एंटिटी मंदिर के अंदर जाने से घबराती है, लेकिन यहाँ पर हंसते खेलते मंदिर के अंदर पहुंची, और सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं पहुंची, वो जो हवन कुंड था उसके सामने जाकर बैठ गई, और जो हवन सामग्री थी उसका कटोरा, वो जो होता है ना पूरा परात बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो लेकर वहां पर बैठ गई और उस अनुष्ठान के अंदर आहुति देना शुरू किया संस्कृत के श्लोकों के साथ। बाकी सभी पंडितों के साथ वो भी संस्कृत के श्लोक पढ़ रही थी, और जिस स्पष्टता से, जिस क्लैरिटी से वो संस्कृत के श्लोक पढ़ रही थी, आसपास के पंडित भी बैठे बैठे शर्मा रहे थे। जैसे कोई पंडित श्लोक पढ़ने में गलती करता वो उसकी तरफ से आंख निकालती, और आंख निकालते हुए पंडित थोड़ा सा पीछे सरक जाता। इस तरह से एक एक करके वहां जितने भी पंडित बैठे हुए थे सब वहां से उठ गए, क्योंकि जिन श्लोकों का बुलबुल उच्चारण कर रही थी वो श्लोक तो इन पंडितों ने कभी सुने तक नहीं थे। ये सब देखकर इनके दादाजी, इनके जो सबसे बड़े पंडित, उनके पास बोलते कि महाराज हमें इस मुसीबत से बचाओ, ये सब क्या है। तो उन्होंने बोला मुसीबत से बचाओ, आप देख नहीं रहे हैं हम में से यहाँ ऐसा एक भी पंडित नहीं है जिनको इनके एक अंश मात्र के बराबर ज्ञान हो। जिन श्लोकों का ज्ञान और जो सिद्धियां इनको प्राप्त है, हम में से किसी एक को इसका एक अंश भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपको क्या लगता है हम में से कोई इनका सामना कर पाएगा? ये हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल होपलेस होकर उसके दादाजी वहीं खड़े हुए थे। थोड़ी देर में बुलबुल वो यज्ञ खत्म करती है और आकर अपने दादाजी के पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं, उसके दादाजी भी अपने घर आ जाते हैं। उसके दादाजी को ये बात अच्छे से पता थी कि ब्रह्म राक्षस तब तक नहीं आता है जब तक कि उसको उकसाया ना जाए, और एक बार अगर वो आ गया
तो फिर अपनी मर्जी से ही वो जा सकते हैं, कोई और उनको भेजने वाला नहीं है। जब ये लोग घर पहुंचते तो वहां पर घर के सारे लोग और आसपास के लोग भी मौजूद होते हैं। अपने दादाजी के साथ जब बुलबुल घर पर पहुंचती है तो घर के अंदर कदम रखते अपने तीनों भाई बहन की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों तुम लोग मुझसे मिलना चाहते थे ना, लो मैं आ गया हूं यहां पर, अब आओ मिलो मुझसे। अब क्यों तुम मुझसे भाग रहे हो? तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, बस एक बार मेरी साधना समाप्त होने दो। इतना कहकर बुलबुल सबका मुंह देखने लगती है और जैसे उसे बाबा की तरफ देखती है वो उसे हाथ जोड़कर बस माफी मांगते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जाकर अपने एक कमरे के अंदर जाकर पलंग पर लेट जाती है। बुलबुल को ऐसा देखकर आशीष अपने बाबा से पूछते कि इसको क्या हुआ? तो उसके बाबा बताते हैं कि बुलबुल के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का साया आ चुका है। ये ब्रह्म राक्षस हमारे गांव में उस बरगद के पेड़ के अंदर रहता है और ये कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं और ये कोई और नहीं हमारे ही पूर्वज हैं। लेकिन पता नहीं शायद बुलबुल उस दिन उस पेड़ के नीचे गई थी, इस वजह से वो नाराज होकर आ गए हैं, वरना आज तक उन्होंने सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाया है जिन्होंने वहां जाकर उनको छेड़ा है या उकसाया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे के ऊपर इनका प्रकोप आया हो। ये सब सुनकर ऋतिक बोलता है कि ये सब हमारी गलती से हुआ है जिसकी वजह से आज बुलबुल इतनी परेशान है। उसकी बात सुनकर शक की निगाहों से बाबा से देखते और पूछते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ मतलब? तो ऋतिक उनको सारी बात बताता है कि कैसे वो रात के टाइम पर चारों लोग वहां पर पहुंचे थे। उनकी बात सुनते ही उनके दादाजी को गुस्सा आता है, वो दोनों को पकड़ते हो, दोनों को एक ही थप्पड़ मारते बोलते हैं तुमको समझ में नहीं आता है, जब तुमको मना किया हुआ था कि कहीं पर भी नहीं जाना और बरगद के पेड़ के पास तो जाना नहीं है, तुम लोग साले गधे रात को 1 बजे वहां पर गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत को अपने घर में बुला लिया है और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे गांव को कष्ट झेलना पड़ेगा। ये बात सुनते उनकी दादी माथा पकड़ कर रोने लग जाती कि ये क्या हो गया। पड़ोस का एक आदमी को बोलता है, तुम लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? ब्रह्म राक्षस को आज तक किसी ने नहीं जगाया और जिसने जब जगाया है तो उसकी मौत ही हुई है। इस गलती के साथ तुमने जो गलती की, इस गलती से पूरे गांव को झेलनी पड़ेगी और अब तो शायद ही कोई बुलबुल को बचा सकता है। ये सब सुनकर बुलबुल के दादा जो बाबा थे उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो बड़ा ही हेल्पलेस फील कर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। वो सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें याद आता है कि उनके दादाजी जो थे वो नियम से पूजा पाठ किया करते थे और उनके जो पिताजी थे मतलब इनके परदादाजी वो प्रॉपर उनके एंसेस्टर्स से सीखी हुई चीज़ें थी और उनका एक बक्सा था। उन्हें अगर कुछ उम्मीद थी तो उस बक्से से थी। वो ऋतिक को बोलते हैं मेरे साथ चल, और जाते हैं एक कमरे में और एक पुराना सा बक्सा उतारते हैं, उसका ताला खोलते हैं और खोलने के बाद जब अंदर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वो किताबों को इधर उधर करते हैं और तब जाकर उन्हें वहाँ पर एक किताब मिलती है जिस पे ब्रह्म राक्षस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। उस पर सिर्फ यंत्र बने हुए थे और ये यंत्र उनकी समझ से परे थे क्योंकि उनको इनमें से कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो बुलबुल थी उसको संस्कृत नहीं आती थी। आप में से आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से भी शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 80 से 90% लोगों को संस्कृत नहीं आती है, बोलना नहीं आता है। लेकिन आप अगर ध्यान दें, जिस बुलबुल को संस्कृत नहीं आती थी वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रही थी। यहाँ इसके जो बाबा थे उनको भी संस्कृत नहीं आती थी, वहाँ थोड़ा बहुत जो भी था संस्कृत में लिखा हुआ था और बाकी जो भी कुछ था वो यंत्र थे। उसको लेकर उन्होंने सोचा थोड़ी देर, तो उन्हें एक ही चीज़ नजर आई कि उनको ये पता था कि इसका कोई इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो महंत जी के पोते हैं, पोते या उनके भी पड़पोते जो भी उनके एंसेस्टर हैं, ये वही महंत जी जिन्होंने पहली बार इस बरगद के पेड़ में इस ब्रह्म राक्षस को वापस से स्थापित किया था जब बिरजू और उसके भाई की मौत हुई थी। वो ऋतिक से बोलते हैं कि तू मेरे साथ चल, उसको लेकर वो जाते हैं और उनके गांव के 2-3 गांव आगे वो जो महंत जी रहते थे उनके पास जाते हैं। वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एज के, करीबन 90 या उससे भी ज़्यादा साल के एक बूढ़े से महंत जी बैठे हुए होते हैं जो पहले ये सब काम किया करते थे, भूत पिशाची सब भी हटाना और बाकी लोगों की हेल्प करना, लेकिन अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी और अभी सब काम उन्होंने छोड़ दिया था। इवन उनकी एज के साथ उनके दांत तक गिर चुके थे। तो ये उनके पास पहुँचते हैं, पहुँचकर प्रणाम वणाम कर कर उनको सारी चीज़ बताते हैं और उनको फिर ये किताब दिखाते हैं। तो इस किताब को देखकर वो महंत जी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, कामाख्या। इनके बाबा इस बात को समझ चुके थे कि वो महंत जी क्या कहना चाहते हैं। उनसे इजाज़त लेकर वो वापस से अपने घर पहुंचते हैं और बिना वक्त गवाए
ये सब लोग कामाख्या मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। जब ये लोग कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं तो बुलबुल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही होती है, जैसे वो यहाँ पर कब से आना चाहती है। वो सबको पीछे छोड़कर उस मंदिर के प्रांगण के अंदर इधर उधर घूम रही होती है और चीज़ों को निहार रही होती है कि बाबा फटाफट से, वहीं उसके बाबा वहाँ पर जो सबसे बड़े महंत होते हैं उनके पास जाकर उनसे विनती करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो हाँ करते हैं और फिर वहाँ पर एक अनुष्ठान की तैयारी होती है। उसके बाद वो बुलबुल को बुलाकर मंदिर प्रांगण में बिठाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो मतलब पूजा वूजा करके जो बातचीत करना शुरू करते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपने इस छोटी बच्ची को क्यों पकड़ रखा है, आप इसे क्यों मतलब यातनाएं दे रहे हैं, और जितना मुझे इन्होंने बताया ये तो आप ही इनके पूर्वज हैं, आप अपने ही बच्चों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उधर से बुलबुल बहुत ही भारी आवाज में बोलती है, जब मेरा परिवार इतना अशिष्ट और बेशर्म हो जाएगा तो उन्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी। इस लड़की ने मुझे एक बार परेशान किया तो मैंने इसे क्षमा कर दिया, लेकिन ये फिर दोबारा आई और दोबारा आकर ये मुझे ललकार रही थी, अपशब्द बोल रही थी। इन्हें अपने पूर्वजों को अपशब्द बोलना शोभा देता है। शायद इन्हें ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, और अब इन्हें वास्तविकता का ज्ञान तो मैं करवा कर ही रहूँगा। और सज़ा सिर्फ इसको नहीं, इन सबको मिलेगी, क्योंकि ये चारों के चारों वहाँ एक साथ उपस्थित थे और जब ये मेरा अपमान कर रही थी तो इनमें से सब के सब इसका साथ दे रहे थे। उनकी बात सुनकर वो महंत जी बोलते कि महाराज, बच्ची है, उससे गलती हो गई है। आजकल के बच्चे ये समझते नहीं, इनको कितना भी मना कर दो लेकिन ये मानते नहीं हैं, आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। उधर इनके बाबा भी हाथ जोड़कर रो रहे थे और बस उनकी तरफ देखकर उनसे क्षमा ही मांग रहे थे। फिर वो महाराज बोलते कि ब्राह्मण देव, इन्हें आप माफ़ कर दीजिए, पूरा परिवार प्रायश्चित करेगा और आज के बाद ये सात्विक व्यवहार करेंगे और आप जैसा बताएंगे हर तरह के नियम का पालन करेंगे। आप इस बच्ची को क्षमा कर दीजिए। बहुत देर मंत्र जाप और आपस में वार्तालाप के बाद कहीं जाकर वो मानते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मुझे 5 दिन का अनुष्ठान चाहिए, यहाँ पे तुम्हें 5 दिन का अनुष्ठान करना होगा और मुझे इस मंदिर में ही कहीं पर स्थापित कर दो, और मेरे परिवार से कहो कि अपने पूर्वजों के जो नियम है उनका अच्छी तरीके से निर्वाह करें और कभी भी उनका अपमान ना करें। उसके बाद अगले 5 दिनों तक लगातार एक अनुष्ठान होता है जिसमें उस मंदिर के कई पहुँचे हुए महंत बैठकर पूजा करते हैं और उन्हीं के साथ साथ बुलबुल पूजा करती है। और जब वो श्लोक पढ़ना शुरू करती थी तो वातावरण को ऐसा मंत्रमुग्ध कर देती थी उसकी वाणी से कि सभी के सभी लोग चुप होकर बस उसी को सुनते रहते थे। 5वें दिन एक क्रिया की गई जिसके बारे में वंदना को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि उनको वहाँ पर रहना अलाउड नहीं था। लेकिन उसके बाद बुलबुल बिल्कुल ठीक हो गई और शायद वो जो ब्रह्म राक्षस थे उनको कामाख्या मंदिर में ही कहीं स्थान दे दिया गया। इसके बाद सब लोग वापस घर पहुँचे। घर पहुँचकर भी सबने हवन करवाया और जो पितृ शांति होती है उसका पाठ करवाया, और तब जाकर घर के अंदर शांति रही और बुलबुल पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद पूरे परिवार ने पूजा पाठ शुरू कर दिया और जैसा उन्होंने कहा था लहसुन प्याज वगैरह सब खाना उन्होंने बंद कर दिया और जो इनके परिवार की परंपरा थी उसका निर्वाह किया। और तब जाकर बुलबुल उस शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो पाई। अगर वो ब्रह्म राक्षस शांत नहीं होता तो वो पूरे परिवार और गांव को तहस नहस कर सकता था। तो इस तरह से कुछ बच्चों का एडवेंचर, उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी पैरानॉर्मल को एक्सप्लोर करने की ये जो टेंडेंसी थी, इसकी वजह से बुलबुल को, क्योंकि बुलबुल ही सबसे पहले वहाँ भाग कर गई थी, जब गांव वालों ने साफ साफ मना किया भाई कि वह नहीं जाना है, उस नियम को तोड़कर वहाँ गई थी और इसकी सज़ा उसे मिली। इसी के साथ साथ उन्हें पता चला कि इस दुनिया में कई ऐसी पावर्स हैं जिनके बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। उनको एक बैक स्टोरी पता चली कि कैसे इन गांव वालों को पता चला था कि उस पेड़ के अंदर एक ब्रह्म राक्षस रहता था और किस तरह से उसे शांत करके कामाख्या मंदिर के अंदर स्थापित करवाया गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।